प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, लेकिन इमरान खान साहब जब भी मीडिया पर आते हैं, सोशल मीडिया पर मुखातिब होते हैं या फिर उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उसमें वो कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं या फिर वो वाकई कॉन्फिडेंट हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी खड़ा करेगी, जीतेगा वही। और वो समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी वाकई नहीं हुई 9 मई के बाद भी, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। उनका वोट बैंक इंटैक्ट है और जब भी इलेक्शन होंगे वो दिखाएंगे कि किस तरह से वो फाइट बैक करते हैं। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर उनको 1 महीना 1.5 महीना मिल गया तो वो अपने वोट बैंक को, अपने वोटर्स को दोबारा एक्टिव कर लेंगे, अपनी पूरी तरह से कैंपेन कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सरे 10 सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन लाइन न सिर्फ उनके अपने पार्टी वर्कर्स के साथ काट दी गई है, बल्कि पार्टी लीडर्स के साथ भी वो उस तरह से राब्ते नहीं कर पा रहे। ना मीटिंग्स हो रही हैं, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना हिकमत अमली बनाई जा रही है। तो इसमें इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है क्या? तो इसी पर बात करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी। आप भी 2-3 दिन से ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि पार्टी तो यहाँ से शुरू हो रही है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि जिसको भी आप टिकट देंगे वो जीत जाएगा? या आम आदमी को ये सूरत हाल नजर नहीं आ रही, लेकिन तहरीक इंसाफ को ये नजर आ रहा है? कैसे? आपने रेटिंग्स देखी हैं पिछले 2 महीने में, कहाँ से कहाँ पहुँची हैं? वो 75% से चल के 91% तक पहुँची हुई है इसकी। हमारा जो सारा कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक चीज़ से निकलता है। हमें बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही होंगी, जो कि इनका तज़किरा आपने किया भी इब्तिदाइया में, वो है अवाम के ट्रस्ट और फेथ में इमरान खान साहब की ज़ात के। वो रेटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, उनका ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एक बंदा जा रहा है, 10 आ रहे हैं, 2 जाते हैं, 20 आ रहे हैं। हम एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत दुनिया है। आपने फरमाया है, और भी मैं एक चैप्टर प्रोग्राम में गया हुआ था, उस वहाँ भी कह रहे थे जी कि आपको कहाँ से मिलेंगे कैंडिडेट्स। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी दुनिया जो है वो ख्वाहिशमंद है कि जो उनको टिकट, बिकॉज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वो जाते हैं तो वहाँ उनको कहते हैं हमारा वोट लेना है तो PTI का टिकट लेके आओ। जमहूरियत में असद साहब अल्टीमेट रियलिटी इलेक्शंस होते हैं। जमहूरियत की बेस जो है वो इलेक्शंस होते हैं। बाकी सारी चीज़ें पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह जो आपकी ट्राइकॉटमी है वो बाद में बनती है इलेक्शन के बाद। इस वक्त पाकिस्तान में 3 इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमतें काम कर रही हैं। पंजाब की इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, KP में भी यही स्टेट है, और जो सेंटर की हुकूमत है ये कभी भी फुली कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए नहीं थी कि एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है, वहाँ PTI मौजूद नहीं है। और वो मेंबरान जो हैं उनके लिए उन्होंने बाई इलेक्शंस भी नहीं करवाए, क्योंकि उनको खौफ था कि ये दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे। इस वक्त PTI के 15-20 लोग तो बैठे हुए ना, इंक्लूडिंग वो तो टर्न कोर्ट से जी, उनका तो बनता ही नहीं था। लेकिन बाहर उसको इलेक्शन जब भी होंगे, हमारे कॉन्फिडेंस का, मैंने जैसे कह रहे हैं कि महवर जो है वो इलेक्शन है, जब भी होंगे, कब तक डिले करेंगे? हाँ। जब ये खान साहब ने कल भी कहा है, परसों भी कहा उन्होंने कि जी तोड़ा है आपने तो और तोड़ लें, ले जाएं। जब आप समझ जाएं कि PTI अब इलेक्शन नहीं जीत सकती, तब इलेक्शन करा दें, हम फिर भी जीते। ये इंटरेस्टिंग बात है। खान साहब ये वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए रऊफ साहब, एक चीज होती है, आप खंबे को तो डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप इलेक्टेबल को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे? इलेक्टेबल भी तो कोई चीज होती है। इलेक्टेबल कोई चीज़ नहीं है जी, फ्रैंकली एक अपने इस कमोडिटी, इसको मैं कहूँगा, इस कमोडिटी ने बहुत बदनामी कमा ली है पिछले 10, 15, 20 सालों में। ये वो पंछी हैं जो कि पिंजरे से पिंजरे में छलांगे लगाते फिरते हैं, और तलाश इनकी ये होती है कि जी किस पिंजरे में इस दफ़ा ताकत का जो वो टेलक वो गिरेगा। तो ये उस जाके पिंजरे में बैठ जाते हैं, उस कांस्टे में बैठ जाते हैं, और वो उस और 5 साल के लिए ताकत का जो नशा है वो उस सरशार हो जाते हैं। सो हमारे लिए तो ये एक बड़ा अच्छा हुआ है। हमें अफसोस भी है कुछ लोगों को जाने का, जो कि हमारे आइडियोलॉजिकल मेंबर्स थे, कमिटेड मेंबर्स थे, लेकिन वो जो लोग जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स थे, अगर वो चले गए हैं तो हमें उनका कोई अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि इस वक्त जो पार्टी की जो डायरेक्शन है वो अपने आइडियोलॉजिकल। ये सभी माइग्रेटेड बर्ड्स थे? कौन से? जब जो छोड़, मैंने आपको पहले कहा ना कि कुछ लोगों के जाने का हमें अफसोस हुआ है, जो कि आइडियोलॉजिकल थे, हैं, अभी भी हैं, और वो जो वजूहात है वो भी आपको पता है, मैं बयान भी कर देता हूँ। इमेंस प्रेशर था उनके ऊपर, डाला गया प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो चले गए। उसके ऊपर उनको यहाँ तक भी हमें पता चला कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, फिजिकल तशद्दुद भी किया गया। सो वो चले गए, उनका हमें अफसोस है, क्योंकि एक बर्दाश्त होती है ना, एक नुक्ता बर्दाश्त होता है, जब उससे आगे बढ़ जाए उनकी वजूहात होती है तो वो नहीं जाते, तो उनका अफसोस है, हमें पार्टी में अफसोस है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो गए हैं
वो माइग्रेटरी बर्ड्स थे, वो चले गए हैं। अब वो देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं। अगर उनकी अब यहाँ कहते हैं जी कि हम पॉलिटिक्स से किनारा कशी कर रहे हैं, और वो जाके अगली पार्टी के पोटेंशियल पार्टी में जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन बाहर राव साहब, आपने मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट शायद सुनी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हें, इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि तुम्हें टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसका एक मतलब और भी हो सकता है, वो ये कि टिकट जो टिकट लेगा उसको फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस भी तो फेस करेगा ना। मतलब उस टिकट के चैलेंजेस भी हैं। अब आज की तारीख में जो टिकट लेगा वो चैलेंज भी फेस करेगा। उसका कारोबार है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, बहुत तरह के दबाव आपके बकौल अभी पार्टी पे डाले जा रहे हैं, लोगों पे डाले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कौन टिकट लेना चाहेगा? ये वक्त बताएगा। हमारे पास तो लोग हैं, आ रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं। आप ये शायद कहना चाहें कि जी उनको शायद वो अप्रेजल नहीं है उनको कि जी होगा क्या उनके साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको अप्रेजल ना होने की कोई बात है। उनको पता है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है, उसमें आपने बयान भी कर दिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी ये जो इस वक्त इमारत खड़ी हुई है ना, जो कि एक आर्टिफिशियल इमारत मैंने कहा हुआ है, जो कि जिसके साए में ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस है, ना कोई लीगल रेलेवेंस है, ये इमारत बहुत खोखली है और ये गिर जाएगी। ये ज़्यादा देर जो है ये सहारी नहीं जाएगी। और ये देखेंगे आप, मेरी ये कन्विक्शन है कि थिंग्स आर गोइंग टू फॉल अपार्ट, और उसमें से नए रास्ते निकलेंगे, और वो नया रास्ता जो है वो हमारा रास्ता होगा। हम उसको आमतौर पर जब किसी पर क्रॉस लगता है पाकिस्तान में, तो फिर उसको नया रास्ता निकालने के लिए 3, 4, 5 साल का एक साइकिल वो क्रॉस करना होता है, एक पीरियड क्रॉस करना होता है। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान खुद समझते हैं कि उन पर क्रॉस लगा दिया गया है? तो अगर उन पर क्रॉस लगा दिया गया है तो वो अब ये कमिंग इलेक्शन में कैसे नया रास्ता निकालेंगे? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था जी कि रास्ते बहुत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता इलेक्शन का रास्ता है। इलेक्शन में तो हम आएंगे, इलेक्शन से बाहर तो हमें नहीं रख सकते। हाँ, पार्टी को अगर मतलब जो नज़र आ रहा है कि जी पार्टी को वो शायद इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, हुकूमत जो है उनकी कोशिश तो यही लग रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कामयाब होगा, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है जुडिशली कम से कम पार्शली ऑपरेशनल ज़रूर है, फुली ऑपरेशनल नहीं है, उनके ऊपर भी दबाव है, लेकिन कम से कम पार्शली ऑपरेशनल है। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान की सोल फेडरल पार्टी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, उसको इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश करेंगे। एक नंबर 2 अगर रखेंगे तो उन इलेक्शंस की कोई रेलेवेंस, कोई क्रेडिबिलिटी होगी और उनको कोई कबूल करेगा। तो ये चीज़ें अब जो है ना, एक लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत इंक्रीज कर चुका हुआ है। अब ये 90s, 60s, 70s नहीं है कि लोग घर बैठ के कबूल कर लेंगे और डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी टाइप की चीज़ें जो है उनको बर्दाश्त कर लेंगे। अब लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए आप अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर देखें, लोगों को पैशन देखें उनका, और बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स आई हैं जो मैंने देखी है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि टिकट लेके आओ उनकी, तो फिर आपको वोट देंगे, अदरवाइज हमारे पास ना आइए। तो ये दैट इज वाई 75 to 91 पिछले 50 साल में आपको कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिस पर क्रॉस लगाया गया हो और वो फिर भी हुकूमत में आ गया हो? क्रॉस नवाज शरीफ पे भी लगा था, क्रॉस जो है वो बेनज़ीर पे भी लगा, लेकिन उन्होंने फिर अपनी वो जिलावतनी और वो सजा काटी और फिर वापस आए। तो हम भी अपनी ये क्या कर रहे हैं पिछले 1 साल से? हम कोई मतलब कोई कम तो नहीं हुई, हो रही है, अभी भी हो रही है, तो हम देख रहे हैं। हमने इसमें बहुत से क्रॉसेस लगे हैं। क्या स्ट्रेटजी है रऊफ साहब कि अगर इमरान खान, अभी एक कार्ड इमरान खान के मुखालिफों के पास ये बाकी है कि इमरान खान को भी नाअहल कर दिया जाए, अगर इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाता है तो फिर पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, अव्वल तो उनको नाअहल करना बहुत मुश्किल है। मुझे नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब को नाअहल कर सकेंगे। मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि फुली नहीं तो कम से कम पार्शली ऑपरेशनल हैं हमारी कोर्ट्स, तो ऐसा नहीं होने देंगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नाअहल कर भी देते हैं इलेक्शंस तो फिर भी हम हिस्सा लेंगे। पीटीआई को तो नहीं रोक सकते ना कि पीटीआई को भी नाअहल कर देंगे, उसके बावजूद हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान खान पीटीआई क्या होगी? देखिए, इमरान खान मौजूद है, खुदा उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो मौजूद हैं। नाअहलियत तो ये भी पीएमएलएन वाला भी नाअहल होकर बैठा हुआ, बल्कि वो तो एब्सकॉन्डर भी है, तो कॉन्विक्ट भी है, एब्सकॉन्डर भी है। तो क्या पीएमएलएन ने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया? ले रहे हैं ना जी। तो हम भी मतलब हमारा तो बनता ही नहीं है नाअहल होना, लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत ने कोशिश की, अगर वो करते हैं, तो उसके बावजूद इलेक्शंस में तो पीटीआई जाएगी। राव साहब, एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है, पिछले दिनों जब सहाफ़ियों से मुलाकात लाहौर में हुई है, उसमें भी खान साहब ने कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत के तो पल्ले कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना, मैटर तो जो लोग करते हैं वो करते हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, उन्होंने चीज़ें करनी है, और वो जो मैटर करते हैं उनके साथ इमरान खान का कोई रब्ता नहीं है, ना कोई पैगाम आ रहा है ना कोई पैगाम जा रहा है। तो फिर ये होप जो है वो कहाँ से निकल रही है? मेरी कंटेंशन ये है कि हम एक सियासी जमात हैं, हमारी एक सियासी स्ट्रगल है, और हमने सियासी तरीके से ये स्ट्रगल जो है इसको जारी रखना है, पीरियड।
और उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े। कीमत तो हम अदा कर रहे हैं, आपके सामने है। सर ये बताइए कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो क्या इमरान खान साहब से राब्ते में हैं? ख़ास तौर पर अभी जो जिस बिल पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने हैरत में मुब्तला किया। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि सदर साहब तो दस्तखत नहीं करेंगे, और वो पूरा पीरियड जो घूम के फिर आता है, जब सदर साहब दस्तखत नहीं करते हैं फिर जॉइंट सेशन के पास जाता है, उस तरह से होगा। लेकिन इस बिल पर दस्तखत हुए, इमरान खान साहब की मर्जी इसमें शामिल है? मुझे इसका मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल इमरान खान साहब की मर्जी शामिल होना या ना होना, देखिए सदर साहब जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, सदर हैं, ठीक है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड भी हैं। मसलन बिल्स के सिलसिले में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कि पहली दफ़ा वो बिल वापस भेज सकते हैं, वो 15 दिन रख के अपने पास भेज सकते हैं, और उसके बाद वो बिल अगर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है तो वो 10 दिन में लॉ बन जाता है, प्रेसिडेंट साहब साइन करें या ना करें। सो मुझे इसमें कोई इतनी अजनबी की बात नज़र नहीं आती है कि जो उन्होंने साइन क्यों कर दी है। अगर लॉ बन ही जाना है तो चलिए साइन कर दिए। लेकिन मैं और ये तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल साइन करने से पहले इमरान खान साहब से बात करते होंगे या इजाज़त लेते होंगे। मेरा ख्याल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और ये वो सदर हैं जो कि जिन्होंने जो अपनी जिम्मेदारियों को जिस असलूबी खुश असलूबी से उन्होंने निभाया, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सदर जो है वो इतनी खुश असलूबी से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। इस वक्त पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? पार्टी के फैसले खान साहब कर रहे हैं, सिर्फ कंसल्टेटिव सेशंस के साथ लोगों की राय लेके, आरा लेके, उसके बाद एक कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। क्या परवेज खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के बगैर? परवेज खटक साहब की इनपुट ली जाती है, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जिस तरीके से भी ली जा सके ली जाती है। ये तमाम एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है जिसमें से गुजर के खान साहब इज इन कमांड, ही अल्टीमेट डिसीजन जो है वो वही लेते हैं, और इमरान खान बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम वेरियस। आपके इल्म में है ये एक नई लिस्टें बनी हैं, इसमें हर वो शख्स जो पार्टी के साथ वाबस्ता रहा है, MNA MP रहा है, या अब हाल ही में जो टिकट लेने वाले लोग हैं उनमें शामिल थे, और अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि वो पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं, उन तमाम ही लोगों को तकरीबन उठा के एक नई लिस्ट में डाला गया जिनकी अब गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ये एक और क्रैकडाउन का नया दौर आता है और ये तमाम लोग, जिसमें सनाउल्लाह मस्ती खैल हैं, जिसमें गजम्फर छीना हैं, जिसमें आमिर शाहानी हैं, ये सारे लोग, अगर वो तमाम लोग जो आप जिनके बुनियाद पर आप इलेक्शन लड़ते हैं, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये क्या सूरत होगी फिर पार्टी की? ये आप बुनियाद का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं इससे आई बैक टू डिसएग्री विद दैट। जी, बुनियाद हमारी जो है वो लोगों की सपोर्ट है। सो जितनी हमारी सपोर्ट है वो तमाम हमारे कैंडिडेट्स हैं पोटेंशियल। अगर आप एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और वो अपना इलेक्शन डे या पोलिंग डे ही मैनेज नहीं कर सकता, तो वो कैसे? क्यों नहीं मैनेज कर सकेगा? क्योंकि उसके पास तजुर्बा नहीं होगा जिसको आप देंगे। क्यों नहीं होगा? क्या हमारे पास और लोग नहीं बैठे हुए? क्या यही सिर्फ हमारे MNAs ही हैं? बाकी पार्टी का जो कार्डर है, जो उसका आइडियोलॉजिकल कार्डर है, क्या वो गायब हो गया? मौजूद है, मैं बैठा हूं आपके सामने। आई एम वन ऑफ द आइडियोलॉजिकल कार्डर ऑफ द पार्टी। लेकिन आपका शायद इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा तो नहीं होगा। मैं शायद इलेक्शन ना भी लड़ूं, वो और बात है, लेकिन वो लोग जो हैं, जो कंस्टिट्यूंसीज में रहते हैं, जिनका ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ, वो बड़े अवेयर हैं, उनको हर चीज़ का पता है, इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, और वही हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सपोर्ट वही देते हैं, वही करते हैं, वही मैनेज करते हैं वहाँ। वो तमाम लोग तो इस मुल्क में तो जेलों में इतनी जगह ही नहीं कि उन सबको पकड़ के उनमें डाल दें तो वो समा सकेंगे वहाँ। नहीं भाई, नहीं। और ये जो आप दूसरे राउंड की बात कर रहे हैं, पहला राउंड भी गुजर गया, दूसरा राउंड भी गुजर जाएगा। पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो है वो लोगों की सपोर्ट में है। उस सपोर्ट बेस को कोई टच नहीं कर सका, वो बड़ी है सिर्फ। ये है पार्टी की स्ट्रेंथ। आपके ख्याल में 9 मई के बाद भी लोग क्या बड़ी है? 91% तक गई है। जबकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत गलत किया, जो सब कुछ बहुत सारे लोग ये समझते हैं। हम खुद कहते हैं कि गलत हुआ, हम खुद कहते हैं जो उस दिन हुआ 9 मई को वो नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन क्या वो सिर्फ हमारे लोगों ने किया, या हमारे लोग वहाँ शामिल थे, या कोई और लोग भी थे? ये जुडिशल प्रोसेस के जरिए डिटरमिन होगा। ये राना सनाउल्लाह या इन जैसे और मुजरिमीन की स्टेटमेंट से साबित नहीं होगा। कौन बनाएगा ये जुडिशल कमीशन? ये बनना चाहिए। जुडिशरी में तो लेके जाएंगे ना, प्रोसिक्यूट जब करना है लोगों को, तो क्या करेंगे? लोगों को घरों से उठा के जेलों में डाल देंगे, वहीं रखेंगे? नहीं, क्या करेंगे? चलिए, लोगों को तो लोग तो वो जो प्रोसेस है उसमें से तो गुजारेंगे ना। तो अल्टीमेट डिसीजन तो कोर्ट ने करना है ना कि ये लोग गिल्टी हैं कि नहीं है, या कौन गिल्टी है। लेट्स से 100 बंदे गिल्टी हैं,
अगर उसमें पीटीआई के लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर और लोग भी मौजूद थे उसमें तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार केसेस तारीख की किताबों में दब चुके हैं कि जिनका कभी फैसला ही नहीं हुआ, यानी ये ऐसा है कि बहाम के तौर पर शायद तारीख की किताब में जिंदा रहे। आपका ख्याल है कि जी 200 बंदों या 300 बंदों या 400 बंदों को पकड़ के ये बगैर उनको जुडिशियल प्रोसेस से गुजारे हुए सजा दे देंगे? कौन देगा? कौन अवॉर्ड करेगा सजा? ये तो नैरेटिव बिल्डिंग की गेम है ना। अगर आप सजा ना भी दें, चले 4 महीने के बाद सब अगर बेल आउट भी हो जाए, हाँ, तो फिर ये नैरेटिव तो बरकरार रहेगा। क्या नैरेटिव बरकरार रहेगा? कि तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई के बाद नैरेटिव की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या ये जो मुजरिमीन जो इस वक्त तख्ते इस्लामाबाद के ऊपर विराजमान हैं, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी कोई है? या वो शख्स जो भगौड़ा बार बैठा हुआ है, पाकिस्तान के कानून से भागा हुआ, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? क्या इनके अल्फाज की क्रेडिबिलिटी की बेसिस के ऊपर लोग ये समझ लेंगे कि हाँ इन्होंने जुर्म किया है? ये जुर्म उसी वक्त साबित होगा मेरे भाई जब आप इसको जुडिशियल प्रोसेस से गुजारेंगे, एक ट्रांसपेरेंट फेयर ट्रायल होगा, उसके बाद आप जो जुडिशरी डिसाइड करती है, उसकी जजमेंट आती है, उसकी बेसिस के ऊपर आप दें सजा, सबको दें। ये नहीं चलेगा, इतना भी नहीं निज़ाम वक्त जो है वो मतलब क्रम्बल कर गया कि जी लोग बैठे हुए और वो समझ लें। यहाँ बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। देखिए मैं फिर रीइटरेट करता हूँ, जो कुछ हुआ 9 मई को इंतहाई बदनुमा था। हम उसकी मतलब उसकी अनइक्विवोकल हम उसकी कंडेमनेशन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो सियासी मुखालफीन है आप उनको पकड़ के उनको मुरीद इल्जाम ठहरा के कहें जी कि इसको हम अंदर सजा दे रहे हैं। इस वाक़े के होने के 3-4 दिन बाद तक भी रिलक्टेंट थे मुजम्मत करने। नहीं, रिलक्टेंट नहीं थे, ये बिल्कुल ज्यादती है। देखिए उस दिन वो कहां थे जब ये हुआ है? पाबंदे सलासल थे जनाब। उनको तो बाहर की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी, उनको तो पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है, तो उनको उनके ऊपर इल्जाम आप कैसे दे सकते हैं? फिर ये कहते हैं जी हमारे पास टेप्स हैं, तो हमारे पास ये है, तो वो इंटरसेप्शन क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं अदालत में जाते? लेकिन जब क्या राना सनाउल्लाह साहब के कहने से मैं मान लूं कि जी वो टेप्स मौजूद हैं और वो क्रेडिबल है? नहीं, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को आकर जब कहा गया और बार बार कहा गया कि आप इसकी मुजम्मत करें, तो वो कहते कि मेरे तो इल्म में ही नहीं है जो कुछ। बिल्कुल इल्म में नहीं था उनका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुजम्मत की। उसके बाद उसको तकरीबन 3-4 दिन लगातार वो मुजम्मत करते रहे उसकी। उन्होंने कहा ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों हुआ? क्या आप उसकी वजूहात भी देखेंगे? राव साहब, ये 2-3 दिन हो गए अब राना सनाउल्लाह साहब की जो एक रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मिडनाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं? वो जो खदशात पीटीआई के लोगों ने फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर किए, वो भी अभी तक दुरुस्त साबित नहीं हुए। और फिर वो डॉक्टर अनोश जो हैं वो खातून इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाई गई हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो फर्दन सबसे जाके मिली हैं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो आप वो मिली हैं, उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलने दे रहे? उनके बाल बच्चों को क्यों नहीं मिलने दे रहे? लॉ नहीं है जो एमपीओ के तहत पकड़ा जाता है, उसे मिलवाने का लॉ नहीं है। अच्छा चले, ये आप देख जो जुडिशियल हो गया है उससे हफ्ते में एक दिन मुलाकात हो रही है। किसी आप जुरिस्ट को यहाँ बिठा लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा आप रोशनी डाल सकेगा। मेरे इल्म में ये है कि जी उनका राइट बनता है। और इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेटेस्ट जो आपकी कैजुअल्टी आ रही है वो IMF ने भी डिमांड किया है। आपने पढ़ा है वो आज शहबाज राना का आर्टिकल आया हुआ, देखिए उसको। ये इतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक डेमोक्रेसी जो है उसके मुताबिक इलेक्शन करा के आगे चलिए। दैट मीन्स के कहने का मतलब यह है कि जी कंडीशनल है ये सब कुछ, जब तक आप मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सवार नहीं करते हैं। कैसे होगी वो इलेक्शन के जरिए होगी। इलेक्शन तो भाग नहीं सकते। हाँ, अगर मुल्क को एक उन्होंने अपने शिकंजे में इन मुजरिमीन ने रखना है, उसको तो रखें। कब तक रखेंगे? सही है। राव साहब ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इमरान खान के मशवरे से पार्टी छोड़ रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं हाँ वक्त का तकाजा ये है, हिकमत ये है कि छोड़ दो फिर आ जाना 2 महीने बाद? मैंने पहली दफा ये प्रेमिस सुनी है, ये मैं प्रोजेक्शन जो है ये पहली दफा सुन रहा हूँ। अच्छा, ऐसा चल रही है चीज़ें? खान साहब क्यों कहेंगे कि आप पार्टी छोड़ें? क्यों कहेंगे? हिकमत भी तो हो सकती है। नहीं, उसमें मुझे हिकमत भी नहीं नजर आती कि आप छोड़ दें। ये तो आपका अपना फैसला है कि आपने पार्टी में रहना है कि नहीं रहना। आपको फोर्स नहीं कर सकते, ना रहने के लिए फोर्स कर सकते हैं, ना जाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। आज की असद उमर साहब की पोजीशन क्या है? वो पार्टी में है या पार्टी छोड़ चुकी हैं? पीटीआई क्या समझती है? वो उन्होंने जो उनकी जो स्टेटमेंट थी उसमें तो उन्होंने ये कहा था जी कि मैं अपने ओहदे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी बहुत एम्बिगुअस है उनकी पोजीशन। ये भी कल खबरें चल रही थी कि शायद वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें या उनका राब्ता कोई हो जाए। आपके इल्म में नहीं है? मेरे इल्म में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। आने वाले चंद दिनों में राव साहब हालात बेहतर होने जा रहे हैं या खराब होने जा रहे हैं पीटीआई के लिए? हालात बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ मुझे तो रास्ते नज़र आ रहे हैं। आगे जाना है हमने, इस मुल्क को आगे लेके चलना है भाई, कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई को नहीं रोक सकते आप। हाँ, आप जमहूरियत ख़त्म कर दें इस मुल्क में,
पाबंद सलासल कर दें, कोई तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ हमारे जो मेंबर्स हैं पीटीआई के, जो इस वक्त जो सर्टिफाइड मेंबर्स हैं, और बाकी सपोर्टर्स को भी पाबंद सलासल कर दें, पूरा मुल्क जो है वो पाबंद सलासल कर दें, तो रोक लें पीटीआई को। आखिरी क्या रोकेंगे? राव साहब आखिरी नहीं, सवाल कर लेंगे ये। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि इस वक्त जो भी पीटीआई के साथ नाम जुड़ा हुआ है उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, जेलें हैं और तशद्दुद है कहीं पर पीटीआई के लोगों के बकौल। आपने क्या सोच के इस वक्त ये ओहदा लिया और फ्रंट फुट पर आकर पार्टी को डिफेंड करने का फैसला किया है? इस उम्र में तो आपके लिए जेल काटना भी शायद आसान ना हो। देखिए, मैं बड़ा एक कमिटेड सा इंसान हूँ, मैं एक आइडियोलॉजिकल पर्सन हूँ, मेरी जो सुपरफिशियल सपोर्ट नहीं होती है। मैं फील करता हूँ कि ये कॉज है इस मुल्क के लिए, दिस कंट्री, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इससे मोहब्बत है हमें, हमने इस मुल्क को बचाना है। इस वक्त इस मुल्क की बात है, इस वक्त इस मुजरिम टोला जो बैठा हुआ है ये मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर लेके आया है। हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना रोल प्ले करे। मैं इसमें से कुछ कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन यही मरना है, यही कब्र खुदनी है हमारी, यही हमने नीचे जाना है। मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हूँ कि मैंने इस मुल्क को डिफेंड करना है, और पीटीआई डिफेंड करने का एक ही रास्ता है कि जो इलेक्शन में पार्टी जीत सकती है उसको इलेक्शन में जाने दें, उसको जीतने दें, उसको हुकूमत बनाने दें, उसको मुल्क को सैल्वेज करने दें, और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा हालात बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया राव साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इस पर बात करते हैं। हालात किधर जा रहे हैं? एक महीना रह गया पाकिस्तान के पास। अगर एक महीने के अंदर अंदर IMF की शराइत पूरी ना हुई, IMF का पैकेज ना आया तो और ये पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, IMF का प्रोग्राम एक्सपायर हो जाएगा, और जब ये एक्सपायर होगा तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी तशवीश, IMF प्रोग्राम के ना आया तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रिवाइव ना होने की सूरत में क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त। अब पाकिस्तान का जो बजट है वो IMF की जो शराइत हैं उससे कितना हम आहंग है, ये तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में हैं, और हुकूमत भी कई सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि IMF का जो प्रोग्राम है ये कहा जा रहा है कि एक्सपायरी सिर्फ इसकी जो है वो 30 दिन की रह गई है, और 9th रिव्यू अगर नहीं होता और 30 डेज में ये एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, 2 या 3 बातें हैं IMF के प्रोग्राम के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम 2019 में इस पे एग्रीमेंट हुआ था, जब PTI की हुकूमत थी। मैं नहीं समझता हूँ कि शराइत में कोई तब्दीली आई। दूसरा इशू ये है कि जब से ये प्रोग्राम निगोशिएट किया गया है, वजारत ख़जाना ने साइन किए हैं, उस वक्त से बहुत सारे माशी फैसले ऐसे किए जा रहे हैं जो सियासी बुनियादों पे, और उसमें जो IMF के साथ शराइत पे जो शराइत तय की गई थी उनकी खिलाफ वर्जी हो रही। पहली खिलाफ वर्जी मैं समझता हूँ फरवरी की, अगर आप 28 तारीख याद करें सन 2022 में, जब साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया, जबकि उनकी अपनी ही हुकूमत IMF के साथ ये एग्रीमेंट कर चुकी थी कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। फिर अक्टूबर 2022 में नई हुकूमत थी, नए वजीर ख़जाना थे, उन्होंने रुपए की कदर को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने मजबूत रखने का ऐलान किया। वो भी वायलेशन थी, हम IMF से एग्रीमेंट कर चुके थे, इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मार्च में आ जाए सन 2023 में, आपको याद है कि हुकूमत की तरफ से प्रपोजल दी गई थी कि 800 सीसी से कम गाड़ियों को जो पेट्रोल मिलेगा, जो मोटरसाइकिल को पेट्रोल मिलेगा, उस पर सब्सिडी देने का एक प्लान था। वो भी ऐसी चीज थी जो कि IMF के मुआहदे के खिलाफ वर्दी थी। तो IMF और वजारत ख़जाना के दरमियान में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो गया एतबार और एतमाद का। पैगाम ये जा रहा था कि वजारत ख़जाना जो है वो जब किस्त वसूल करने का टाइम आता है तो किस्त वसूल कर ली जाती है, और उसके बाद फिर वादे जो किए जाते हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला जो है वो इस एतबार और एतमाद का एक फुकदान है वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान। अच्छा,
तो डॉक्टर साहब अब इसका हल क्या है? और फिर वही हमारा जो सवाल कि अगर ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो क्या इसके नतीजे में क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ जाएगा? और क्या इस वक्त इन हालात में आपको नज़र आ रहा है कि हम जो उसकी पेंडिंग जो चीज़ें हैं IMF की शराइत की, उसको हम पूरा कर सकें, इस काबिल नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, आज के दिन और जून की 30 तारीख के दरमियान में जो हमारी बैरूनी अदायगियाँ हैं, वो लगभग 3.7 अरब डॉलर की हैं। और स्टेट बैंक की वेबसाइट हमें बताती है कि 4 अरब के करीब जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं उस वक्त स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। तो जून की 30 तारीख तक तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का कोई इशू सामने नहीं आएगा। लेकिन जो अगला माली साल है, जो जून की 30 तारीख के बाद शुरू होगा, उस माली साल में हमारी बैरूनी अदायगियाँ जो हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, वो कोई 41.8 अरब डॉलर की है जी। तो वो मेरी ओपिनियन में और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं होगा सिवाय IMF के। और वो IMF का भी एक ऐसा पैकेज चाहिए होगा जो पहले वाले पैकेज से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तो IMF का मुतबादिल मेरे जहन में कोई नहीं है। अगले माली साल की रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि IMF के अलावा कुछ और रास्ता नजर नहीं आता। और अगर IMF की तरफ हम नहीं जाते तो फिर खदशा, जिस चीज का आपने जिक्र किया है, उसका खदशा बहुत बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान किसी किस्म के डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। जो अगली पेमेंट जो है, जो बड़ी पेमेंट ड्यू है, वो एक्चुअली दूर है। वो अप्रैल 2024 में ड्यू होगी, जो एक बॉन्ड है लगभग $1 बिलियन का। सही है, लेकिन डॉक्टर साहब अब हमें जो अगला माली साल है उसके लिए $25 बिलियन की अदायगियाँ करनी है, और हमारे पास इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 4.1 अरब डॉलर के हैं। फिर IMF की कंडीशन ये है, वो कहते हैं कि जी कम से कम 6 अरब डॉलर के नए कर्जे आप लें और एश्योरेंसेस हमें दें। पाकिस्तान ने जो एश्योरेंसेस लिए हैं वो 3 अरब डॉलर की हैं। हम ये चाह रहे हैं कि IMF हमें जो हमारा जो कमिटमेंट के मुताबिक शेयर बनता है वो अब दे दे, लेकिन IMF चाह रहा है कि पहले आप फ्रेश लोन्स लें, आपने उसको अदायगियाँ भी तो करनी हैं। तो ये जो एक साइकिल में हम फंस गए हैं कि पहले ये हो या पहले वो हो, ये क्या हो, ये आगे चलेंगे कैसे हम? जी, पहले दुरुस्तगी कर दूं, अगले माली साल की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो आपने शायद 25 अरब का, वो 41.8 अरब डॉलर की, वो उससे कहीं ज्यादा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि IMF के बादल के मुझे कोई नहीं आ रहा। हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, चाहे चीन हो, सऊदी अरेबिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, माजी में भी हमने देखा कि वो अपनी तिजोरी की कुंजी उस वक्त तक नहीं खोलते हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं जब तक वो कहते हैं कि आपके पास IMF की छतरी ना हो। तो IMF की छतरी तो लाजिम है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो मल्टीलैटरल इदारे हैं, मालियाती इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके पास कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। जिसके पास मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ एक ही इदारा है और वो IMF है। और ना सिर्फ बाकी मालियाती इदारे भी IMF की तरफ देखते हैं, उसकी छतरी को देखते हैं, बल्कि अब तो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल जो बायलैटरल लेंडर्स हैं, वो भी IMF की तरफ देखते हैं कि कोई छतरी मौजूद है, कोई प्रोग्राम इन प्लेस है या नहीं। तो इशू अब वो आप समझिए कि अंडा मुर्गी वाला आ जाता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि पहले हमारी फ्रेंडली कंट्री जो है वो हमें अपनी मदद करें, या IMF पहले आएगा। IMF कह रहा है कि वो पहले गारंटीज दें, वो ममालिक ये कहते हैं कि पहले IMF का पैकेज सामने आए। तो एक अंडा मुर्गी वाला मामला है जिसमें पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब करने के लिए। अब हमारे साथ माहिर मुआशियात शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। शब्बर साहब, कैसे देख रहे हैं आप IMF की कंडीशंस और IMF का प्रोग्राम अभी तक रिवाइव नहीं हो पा रहा? खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे। आपको कितने इम्कान नजर आते हैं कि जो कंडीशंस अब तक IMF की हैं, जिसे हम मीट नहीं कर सके, हम कर पाएंगे अगले 30 दिन में? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कभी कोई चीज भी जो कही है वो ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं हुई हो। और जो आज हालात हैं ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, बड़े अरसे से प्रिडिक्ट कर रहा था। आप अगर मुझे फॉलो करते रहे हो तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि IMF की जो बुनियादी शराइत कह लें या जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो बड़ी सादी सी है।
वो ये कह रहे हैं कि आपकी आगे जो आपका जो कैश इन और कैश आउट है, मतलब जितना आपको डॉलर इन होना है और डॉलर आउट है, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो आप हमें ये बता दें कि उसको आप कहाँ से पूरा करेंगे। तो वो ये नहीं दे पा रहे हैं कि आप अपना जो गैप है वो कहाँ से पूरा करेंगे। ये बार बार उन्हें ये कह देते हैं कि जी हम आपको अपने फ्रेंडली कंट्री से ला देंगे, हम ला के दे देंगे। उन्होंने इसको बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम जब तक आप हमें वो नहीं ला कर देंगे राइटिंग में, हम आपके साथ कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, अब इसमें जो उसके अंदर बात है वो ये है कि वो अगर ये कह दें, अगर आज ये कह दें कि हम उसको नहीं पूरा कर सकेंगे, तो वो इनकी मदद करने को तैयार हैं। मतलब ये कि वो इस बात पे तैयार हैं कि अगर आप ये कहें कि जी हमारा नहीं पैसे पूरे हो रहे और हम इसे कमिटमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं ठीक है, इन हालात को भी हम हैंडल कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैं जो पावर में हैं और पाकिस्तान की जो कौम है, उसके अंदर एक बिला वजह की अना और एक बिला वजह की इररेशनलिटी और ओवर कॉन्फिडेंस और लिविंग इन इल्यूजन है, क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट करने को मेंटली तैयार नहीं है कि इस मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। तो वो इस सिलसिले में वो मजीद नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं। तो ये बुनियादी शक्ल है। और उसके बाद उन्होंने कल एक और अगली बात भी की है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने हमारे साथ चलना है, तो उसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए, जो उन्होंने बाद में ऐड की है। मगर जो बुनियादी बात है वो वहीं की वहीं है। वो और उसमें जो डेवलपमेंट मैं अभी देख रहा था, मुझे नहीं श्योर कि वो कितनी हद तक सही है, वो बात कितनी अच्छा सही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश की थी कि वो डायरेक्टली बात करें IMF की MD के साथ। देखिए, ये सारा जो सिलसिला है इसमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ। जब आपका सेक्रेटरी फाइनेंस, जब आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या मिनिस्टर स्टेट ऑफ फाइनेंस नाकाम हो जाता है और उसका डेडलॉक हो जाता है IMF के साथ, तो फिर वो रिक्वेस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर से कि वो जाकर IMF के साथ बात करे। हम लोगों ने भी पास में इमरान खान की बात करवाई थी IMF की MD के साथ, जो हमारा कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी की हम बात कर रहे थे। तो अब जो परसों या कल बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की IMF की जो MD है उनके साथ हैं, अभी मुझे नहीं पता कि वो बात किस हद तक सही है, मगर मैं अभी चैनल पर ये स्टिकर देख रहा था कि वो चीज़ भी उन्होंने रद्द कर दी है, वो उनकी बात नहीं मानी है। ये मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है, मगर वो रद्द कर दी। तो बात ये है, बड़ा सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान को मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा चुका है और वो अपनी लॉन्ग टर्म कर्जों की अदायगी करने के काबिल नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से ममालिक के में जाते हैं और वो उसके बाद उससे वापस आ जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम अपनी जिंदगी मौत का मसला बना लें और हम इसको एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर जिसमें हम 8 महीने से इस पूरी कौम को तबाह कर रहे हैं। हमारा डॉलर 250 से लेकर आज 320 तक चला गया, सिर्फ इस बात के चक्कर में कि हम क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है। किसी आदमी को ये नहीं पता कि कल सुबह माशी हालत क्या होगी। तो ऐसे में कभी कोई माशरा, कोई मईशत चल नहीं सकती। सही है। तो इसमें सर ये जो अनसर्टेनिटी है शहबाज साहब, अब आज जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और शहबाज राना की इसमें स्टोरी भी है कि IMF के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है उनके MD के साथ, उन्होंने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले अपने इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए, यानी इलेक्शंस और स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो आप इसको किस तरह से रिलेट करके देखते हैं? क्या पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इलेक्शंस का ना होना या ये क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है इसका ख़त्म ना होना, ये IMF की डील के फाइनलाइज होने में रुकावट है? देखिए, पहली बात आप समझे, मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि अगर IMF की MD से प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बातचीत नाकाम हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर को जरूरत पड़ती है जब बात करने की IMF की MD से,
तो उसका मतलब होता है कि नीचे वाले नाकाम हो चुके हैं और डेडलॉक आ चुका है। ये तो बुनियादी सवाल होता है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर या नीचे वाले सेक्रेटरी फाइनेंस को वो कहते हैं हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आखिरी रिजॉर्ट ये होता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कोशिश करता है, आखिरी कोशिश करता है कि वो एमडी के साथ बात करे, जो कि उन्होंने की है। तो जो जवाब वहां से आया है, जो अभी रिपोर्ट हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है और ये मेरे हिसाब से वो यही बात करेंगे। वो आपको सिर्फ जिसे कहते हैं वो लपेट के दे रहे हैं कि भाई हमें आपकी बातें कबूल नहीं है, हम आपके साथ चलने को तैयार नहीं है। और ये बेवकूफ़ हैं जो 6 महीने से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये वो जो IMF वाले हैं वो जब से गए हैं नवंबर से, वो उनकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई है। और अगर आप मुझे फॉलो करते रहे हैं, मैंने हमेशा ये कहा कि ये बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोई आइडिया नहीं है और ये पाकिस्तान को के लोग अपनी अना और सियासी मजबूरियों के सियासी जोड़ तोड़ के चक्कर में पाकिस्तान के अवाम को एक नए बहरान में लेके चले गए हैं जो अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गया है। सही है शहबाज साहब, एक बड़ा अब एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पाकिस्तान है कि IMF के पास जाता है तो IMF कहता है कि पहले आप अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे $6 अरब लेकर आएँ। हम जब दोस्त ममालिक के पास जाते हैं $6 अरब लेने के लिए, वो कहते हैं नहीं पहले आप IMF की डील लेकर आएँ। तो पहले में अब पहले क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान को इंश्योरेंस मिली हम $3 अरब की, चाहिए $6 अरब। अगर आप इजाज़त दें सर, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लूँ, क्यों ड्यू हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक ले, वापस आता हूँ, आपसे इसका जवाब लेते हैं सर। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है, और हारून शरीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ माहिर मुआशरत हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हारून साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर शब्बर जैदी साहब के पास वापस जाता हूँ। हारून साहब ये बता दीजिए कि अब हमारे पास है $4 अरब, हमें अदायगियाँ करनी है अगले माली साल में $40 अरब की। IMF हमारी इस माली हालत से बहुत परेशान है, क्या हम भी परेशान हैं और हमारे पास कोई प्लान है? देखिए, दो चीजें क्लियर है। खैर एनीवे द गैप जो है वो 36 का नहीं है, आपकी रिमिटेंसेस भी आएंगी, आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी आएंगी, तो गैप जो है वो $15-16 अरब का है, जो बहुत बड़ा है। मेरी जजमेंट ये है, मैं कंसिस्टेंटली कह भी रहा हूं कि IMF का करंट प्रोग्राम की जो डेट है वो 30 जून है जी। अब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसको रिवाइव कर पाए, क्योंकि 9 जून को तो हमने बजट देना है और इसके बाद कहाँ मिशन आएगा, रिव्यू करेगा। अब टाइम ये है कि हमें अगले ये जो अदायगियां हैं उसके लिए एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना पड़ेगा। मेरा तजर्बा ये कहता है कि आपको इस सिमत में जाना है। अब निगोशिएशंस के लिए IMF हो या कोई भी इदारा हो, वो एक ऐसी हुकूमत से बात करना चाहेगा जिसमें कुछ सर्टेनिटी हो, जिसके अंदर कुछ कमिटमेंट हो। तो मुझे तो ये लग रहा है, जो आज की स्टेटमेंट भी है, कि अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं और जो नई हुकूमत आती है तो अब ये प्रोग्राम वहां पे चला जाएगा। तो सर उससे पहले आपको इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही कि हम इसमें जाएं? और अगर आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये शायद इसके इम्कान ना होने के बराबर हैं, तो फिर नताइज क्या होंगे? फिर क्योंकि कुछ लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं अगर ये रिवाइव नहीं होता प्रोग्राम। देखिए, अगर तो IMF के साथ आपकी नई प्रोग्राम की निगोशिएशन शुरू हो जाती हैं, जिसके उन्होंने पैरामीटर्स आज अपनी स्टेटमेंट में दिए हैं कि आप बजट को पॉपुलिस्ट या एक्सपेंशनरी ना रखें, वो इन लाइन विद IMF की गाइडलाइन रखें कि डेफिसिट कहाँ पे कंट्रोल करना है, खर्चा कहाँ घटाना है, टैक्स में रिफॉर्म क्या करनी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आप डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। तो उन्होंने तो आपको गाइडेंस दे दी है। अब इस हुकूमत के ऊपर यह है कि आया वो अगले 2-3 माह जो इलेक्शन से पहले, इनकी टर्म से पहले हैं, उसमें वो इस सिमत का कोई प्रोग्राम बना पाते हैं। साइन भले ना करें, लेकिन अगर IMF से एक मीनिंगफुल निगोशिएशन शुरू हो जाती हैं तो इंटरनेशनल इदारों को और हमारे जो लेंडर्स हैं और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको काफी हद तक कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट डेफिसिट इतना रहता है कि बातचीत खत्म हो जाती है, फिर आपकी दूसरी बात में वजन है
कि पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा प्रेशर आएगा। हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बन चुके हैं, इसेंशियल इंपोर्ट्स नहीं आएंगी, शॉर्टेजेस आएंगी, लोगों की जिंदगी खराब होगी। अल्लाह ना करे कि हम उस साइड पे जाएं। तो मैं तवक्को करता हूं कि हुकूमत सेंसिबली ना सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाएगी बल्कि एक सॉलिड अगला प्रोग्राम निगोशिएट करेगी। साइन भले केयरटेकर के बाद हुकूमत कर दे, इवन दैट नेगोशिएशन सब विल कॉन्फिडेंस टू मार्केट्स। सही है। जो सूरत आप बता रहे हैं शब्बर जैदी साहब, जो सूरत हारून शरीफ साहब बता रहे हैं, उसमें उसी की शायद एक इब्तदा करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है IMF की MD से, उसमें उसके बाद उन्होंने फिर अपना बजट शेयर करने के इसहाक डार साहब को हिदायत की है कि अपना बजट प्रोग्राम जो हम बजट लेकर आ रहे हैं उसको शेयर करें, उस डॉक्यूमेंट को। ये बताइए कि IMF की कंडीशंस के साथ हमारा बजट कितना हम आहंग है, और अगर हम उसको IMF की कंडीशंस के मुताबिक जो है वो हम आहंग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट शक्ल में देखता हूँ। मेरी बात शायद, मैं पहली वाली बात को आप शायद पूरी तरह मैं समझा नहीं सका। देखिए, बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान आज की शक्ल में जो मेरा कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो अपने कर्जाजात अदा नहीं कर सकता, चाहे IMF की सपोर्ट आ जाए। तो हमारे जो कर्जाजात हैं उनकी रीप्रोफाइलिंग होनी है। इसको आप डिफॉल्ट कह लें या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी स्कीम कह लें या पाकिस्तान की सलामती कह लें, कोई भी नाम दे दें, आपको एक अपने कर्जाजात की रीशेड्यूलिंग करनी है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम आने के बावजूद भी अपनी कर्जों की अदायगी टाइम पे नहीं कर सकता। ये बात कौम को नहीं समझ आ रही, और इसको हम इतनी मुश्किल अल्फाज में कहते हैं कि लोग इस बात को समझने से कासिर हैं। और जब आप लोगों को डरा देते हैं कि डिफॉल्ट और ये और वो, और तो मेरी पोजीशन जो है, मैंने ये बात पिछले 2 साल से कह रहा हूँ भाई कि तुम्हारी किताबें नहीं मिल रही, तुम अपने पैसे नहीं दे सकते। ये बात एक्सेप्ट कर लो। पहले IMF भी ये कह रहा है कि ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर तुम्हारे साथ हम बात करके हम तुम्हारा ये भी इंतजाम करवा देंगे कि वो कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी कहा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब IMF के MD से बात करें तो उसका मतलब ये होता है, मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली प्रोसेस नाकाम हो चुकी है। क्योंकि IMF की MD का कोई ताल्लुक नहीं होता किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ, वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड होती हैं। तो ये मतलब ही ये होता है कि जनाब आप हमारी सिफारिश करें, आपके नीचे वाले हमारी बात नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक है हारून साहब। अब देखें, ये बात तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ शब्बर जैदी साहब ने भी कह दी कि IMF आए या ना आए, हमारी जेब में पैसे नहीं हैं कि हम पैसे दे सकें जिनके कर्जे वापस करने हैं, और उसके लिए कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। तो हम, ये कितना बड़ा चैलेंज है और क्या ये हो जाएगा, और इसको हम इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे, कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बहरहाल हमारे पास पैसे तो है नहीं अदा करने के लिए। तो ये कैसे इसको इनिशिएट करना पड़ेगा प्रोसेस को? देखिए, इस वक्त कोई 52 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जो सीरियस डेट स्ट्रेस में है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, लेकिन वो जो ममालिक की जो डेफिनेशन है कि उनके बजट का 20% से ऊपर पैसा जो है वो कर्ज की अदायगी में जा रहा है। इस बजट में पाकिस्तान का 50% से ज्यादा पैसा कर्ज की अदायगी में जा रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक्सट्रीम डेट स्ट्रेस में है श्रीलंका के बाद। मेरी जो इंफॉर्मेशन है, श्रीलंका का डेट रीस्केड्यूल होगा। पाकिस्तान का डेट तभी रीस्केड्यूल होगा अगर आप IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म का प्रोग्राम साइन कर ले, आप अपना प्रोग्राम दें कि 5 साल में अगर कर्जा रीशेड्यूल करना है तो हमने पे बैक कैसे करना है, आया हमने एसेट्स में शेयर्स देने हैं, आया हम अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस से करना है, आया हमने कुछ प्राइवेटाइज करना है। तो वो प्रोग्राम और वो हुकूमत ही दे सकती है जिसके पास थोड़ी सी सर्टेनिटी हो। देखे ना, एक हुकूमत जिसकी अपनी जिंदगी 3-4 माह है, उसकी बात को तो हमारे बायलैटरल दोस्त वगैरह नहीं मानेंगे, लेकिन प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो ये खाली IMF नहीं है, लेकिन IMF की कंफर्ट में
बहुत से ममालिक, क्योंकि जो डेट रीशेड्यूलिंग है अगर तो मल्टीलैटरल करना है तो वो तो मजमूई तौर पे होता है, एक मुल्क का नहीं होता। लेकिन अगर बायलैटरल करना है, चीन का है, सऊदी अरब का है, पेरिस क्लब का है, उसके लिए हमें एक इकोनॉमिक प्लान देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम हमारे बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो आप हमारा रोल ओवर कर दीजिए। ये अब वक्त सब गुजर चुका है। पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है कि अब आपको एक इकोनॉमिक रिवाइवल का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्लान देना पड़ेगा और उसको हर सियासी जमात को और हर पावर को स्टिक करना पड़ेगा। अपना घर ठीक करोगे तो फिर लोग एतबार करेंगे, इस वक्त हम पे एतबार नहीं हो रहा। तो हारून साहब, अब इसमें मसला ये है कि अब ये जो हमारा बजट आ रहा है आने वाला, IMF की कंडीशंस के मुताबिक अगर हुकूमत जाती है तो ये इलेक्शन ईयर भी है, उसके पेश नज़र ये बात भी है, तो आपके ख्याल में क्या इसको पब्लिक फ्रेंडली और IMF की कंडीशंस को पूरा करता हुआ ये बैक वक्त दोनों चीज़ें हो सकती हैं इस बजट के साथ? देखिए, IMF जो है गरीब आदमी को रिलीफ देने पे एतराज नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ठीक, IMF एतराज करेगा जब आप फजूल खर्ची करेंगे, जब आप MNAs को पैसे देंगे, जब आप ओवरहेड ब्रिजेस के ठेके देंगे, जब आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने एलीट को टैक्स नहीं करेंगे, ट्रेडर को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, तो उस पर एतराज करेगा। अब सवाल यह है कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर वो कंस्टिट्यूएंसीज मैटर करती हैं, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आया आपने इलेक्शन जीतना है एक ऐसी मईशत का जिसको आप संभाल ना पाए, या आपने मईशत के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी है। टाइम इस वक्त सेक्रीफाइस का है। हमारी लीडरशिप को एक सीरियस सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, मुल्क को किसी रास्ते पे लगाने को। देखिए, इंटरनली इदारों पे कोई एतबार नहीं करता, एक्सटर्नली कंट्री पे एतबार नहीं करता, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, शब्बर जैदी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त 5000 अरब रुपए इकट्ठे करना भी मुश्किल हो चुका है, एक चैलेंज बन चुका है इस वक्त की इकोनॉमिक सिचुएशन में और आवाम की जेब की सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन अगले माली साल के लिए 9,200 यानी 9200 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन का अहदा मुकर्रर होने जा रहा है। लोगों की सकत नहीं है इस वक्त के इतने पैसे दे सकें, लेकिन IMF की कंडीशंस हैं और टैक्सेस में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत के पेश नज़र है कि इलेक्शन ईयर भी है, तो क्या बजट आएगा ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही, और उस बजट के होते हुए क्या IMF आएगा ये भी समझ नहीं आ रही। और IMF अगर आ जाता है और IMF अगर इन हालात में नहीं आ पाता तो क्या हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, फिर क्या सूरत होगी? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमी की है, जिसका अवाम और हुकूमत दोनों को सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह बेहतर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।